ये बम्बई नगरिया ये बम्बई नगरिया नमस्कार। ये सच है कि मुर्दे बोलते नहीं हैं, डेड डोंट स्पीक। ये भी सच है जो जिंदा है वो मुर्दा बनना नहीं चाहता है, लेकिन जो परिस्थिति है वो मुर्दा बनाती है। परिस्थिति बनाने वाले मुर्दा बनाते हैं, फिर धीरे धीरे एक ऐसी व्यवस्था बनती चली जाती है कि व्यवस्थापक को मुर्दा बनाना पड़ता है, वो मुर्दा बनाते चले जाते हैं। जी हाँ, मुंबई में ऐसे ही व्यवस्था बन गई है। मुंबई किल्स। अगर आप बॉलीवुड के हिस्सा हैं, बॉलीवुड का एक छोटा सा भी कंकड़ हैं, तो आपकी संदिग्ध मौत कभी भी हो सकती है, आप कुर्बानी का हिस्सा कभी भी हो सकते हैं। दरअसल बात इतनी सी है कि संदिग्ध मौत जो अभी हम कह रहे हैं वो पहले नहीं कहते थे। अभी सोशल मीडिया का इतना चीख पुकार शुरू हो गया है कि अब संदिग्ध मौत कही जाने लगी है, वरना परवीन बॉबी से लेकर दिव्या भारती तक की मौत हुई थी, जो आत्महत्या थी उसमें कोई संदिग्ध नहीं था। अगर आप इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, मुंबई में हैं या मुंबई जाने वाले हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मुंबई अब शहर नहीं है, वो एक कसाई खाना है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, जिन्हें कि कॉमेडी इंटरटेनमेंट से वास्ता है और वो नाच गाना सब देखने के आदी हैं, वो यहाँ से शिफ्ट कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ हमारे और आपके जैसे लोगों के लिए है जो कुछ अंदर गहराई तक झांकना चाहते हैं। मुंबई कसाई खाना कैसे है, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 1947 में जब ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ था तो अंग्रेज़ों ने भारत की ज़मीन का 1/3 हिस्सा मुसलमानों को दे दिया था और पाकिस्तान बना दिया था। तो इधर जो भारत में जो बाकी लोग बच गए थे, एक कॉन्सेप्ट था, एक विज़न था कि ये अब जो भारत है वो हिंदुओं का देश है, हिंदू मेजॉरिटी है यहाँ पे। तो बॉलीवुड के जितने भी 50, 60, 70 दशक के जो कलाकार थे, जो शीर्ष के थे, वो सब के सब हिंदू नाम से जाने जाते थे, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो। महानतम नायक दिलीप कुमार का नाम था मोहम्मद यूसुफ खान। उस ज़माने में दिलीप कुमार की जब 6 बहनों में से एक बहन की शादी मुंबई के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल के साथ हुई थी और फोटो भी छपे थे और चर्चाएं हुई थी। मोना डार्लिंग करने वाले अजीत का नाम था हामिद अली खान। मधुबाला मुमताज़ जहां दहलवी थी। मीना कुमारी के नाम महजवीन बानो थी। ये मीना कुमारी जिन्होंने तलाक से लेकर हलाला तक झेला था। ग्रेट कॉमेडियन जॉनी वॉकर का नाम था बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी। दूसरे महानतम कॉमेडियन हुए थे जगदीप, जिनका नाम था सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी। निम्मी नवाब बानो थी। श्यामा खुर्शीद अख्तर थी और ऐसे दर्जन और भी नाम हैं। ऐसा नहीं है कि दिलीप कुमार से लेकर मधुबाला मीना कुमारी तक ने अपने धर्म परिवर्तन किए। ये मुसलमान थे, मुसलमान ही रहे, लेकिन नाम शोहरत दौलत कमाने के लिए इन्होंने हिंदू नाम रखा। धीरे धीरे एक समय ऐसे आया जब इन्हें पता चला कि अरे ये तो हिंदुस्तान है, यहाँ तो नाम बदलने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ तो आज भी इन्हें जूते के नीचे रौंदा जा सकता है। ये तो आज भी वही खोले दिल के हैं। इन्हें तो इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि हमने पाकिस्तान अपना मुसलमान देश ले लिया हुआ है, ये तो हिंदुस्तान है, यहाँ तो अभी भी हमारी चल सकती है। साहब, अंडर डॉन दाऊद इब्राहिम की एंट्री होती है उस पीरियड में। मुंबई पुलिस का हेड कांस्टेबल था इब्राहिम कास्कर। उसके 2 बेटे थे, दाऊद और शब्बीर इब्राहिम। इन लोगों ने हाजी मस्तान गैंग को ज्वाइन किया था। और दूसरे डॉन थे करीम लाला। करीम लाला के क्षेत्र में आकर के दाऊद और शब्बीर तस्करी का धंधा शुरू किया। तो करीम लाला ने दाऊद के भाई शब्बीर को मरवा दिया। बदले में दाऊद ने करीम लाला के भाई को मरवा दिया। पैठ बन गई दाऊद की मुंबई के।
यही वो पीरियड था जब अपने बाल ठाकरे जी हिंदुत्व का झंडा लेके आए। तो एक बात हुई वहाँ की, जो खुलेआम बलात्कार और फिरौती और ये वो हिंदुओं के साथ होता था, उस पर थोड़ा सा लगाम लगा, लेकिन सत्ता कायम रही दाऊद की ही अंडरवर्ल्ड में। इतना कुछ मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि आपको बता सकूँ कि आज की तारीख में जो महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार है, जो कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ से सहयोग से चल रही है, जिसे अघाड़ी सरकार कहते हैं, इसके जो स्पोक्स पर्सन है संजय राउत, उन्होंने खुंदक में आके स्टेटमेंट दिया था कि इंदिरा गांधी दक्षिण मुंबई आकर के वहाँ के डॉन करीम लाला से आके मिलती थी, उनसे उनके संबंध थे और बड़ा ही हंगामा हो गया था इस स्टेटमेंट पे। सच्चाई तो ये है कि मैं आपको बताऊं कि एक दौर ऐसा भी था मुंबई में खास करके, जब दाऊद, छोटा शकील और शरद सेठी होते थे और यही तय करते थे कि मुंबई का पुलिस कमिश्नर कौन होगा और कौन सचिवालय में बैठेगा। और आज की तारीख में भी शायद स्थिति ऐसी ही है। दाऊद तो पैसे कमाता था रियल एस्टेट से, ड्रग्स की तस्करी से, लेकिन पैसों के साथ उसे अपनी पसंद की औरत मिलती थी बॉलीवुड से। तो बॉलीवुड में पैसा लगाता भी था और उगाही भी ज़बरदस्त करता था। ये दाऊद का ही आसपास था, एक बाबा बुदेश था, उसने गोली मार दी थी राकेश रोशन को, ऋतिक रोशन के पिता को गोली मार दी थी, क्योंकि उनकी एक फिल्म थी उस पर कट देना नहीं चाहा होगा, गले में गोली मारी थी और छाती में लगी थी। ईश्वर ने बचा लिया, आज भी हैं। आपको कुछ तस्वीरों के साथ चीज़ें कुछ बताते जा रहे हैं, आपको ज़रा देखते चलिए और फिर बाद में हम लोग मोरल ऑफ द स्टोरी पे आएंगे कि ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ। देखिए, संजय दत्त हैं, आप जानते होंगे, टेररिस्ट ही था संजय दत्त, उग्रवादी। 1993 बम ब्लास्ट में इसका नाम आया था, है ना। ये छोटा शकील से बहुत ही इसका क्लोज कनेक्शन था, बंदूकें जमा हुई थी इसके घर पे और इसे जेल की सजा भी मिली थी, या छूटा हुआ है। और जब ये स्टेटमेंट दे रहा था तो इसने बताया था कि ये फिरोज़ खान जो हैं, बहुत बड़े एक्टर से, सब जानते होंगे, मुंबई के हैं, उन्होंने इसे मिलवाया था दाऊद से। फिर ये छोटा शकील का मुरीद बना। और जनाब, ये बॉलीवुड ने क्या किया बताएं आपको, इसकी बायोपिक बना दी संजय दत्त के ऊपर। और बायोपिक भी कैसी बना दी भाई, एक टूरिस्ट के ऊपर, एक सजायाफ्ता आदमी के ऊपर बायोपिक बना दी। और वो भी ऐसे कि उसने 300 औरतों के साथ सोया, वो लड़कियों के साथ, और ड्रग एडिक्ट था। मतलब ये लोग किस तरीके का गीत गाते हैं, कितना नीचे जा सकते हैं, आप समझ सकते हैं। शाहरुख खान की छोटा शकील से काफ़ी गहरी दोस्ती रही, आप सब जानते हैं कि वो कहानी सुनते रहे फिल्म बनाने के लिए छोटा शकील से। अबू सलीम ने जान से मारने की धमकी भी थी शाहरुख खान को। वो दूसरे लेवल के लोग हैं वो लोग भाई। अच्छा, गुलशन कुमार, टी सीरीज के गुलशन कुमार की सरेआम दिन में हत्या कर दी गई। भैया, गुलशन कुमार तो नहीं था। ऐसा तो नहीं है कि अनुराधा पोडवाला और कुमार शानू से उन्होंने लता जी के गाने गब्बा करके घर घर में गब्बा दिए। पैसे इतने कमा लिए कि वो जो दाऊद था उसकी ज़मीन हिल गई। जनाब, गुलशन कुमार ने एक और बहुत बड़ी चीज़ की, घर घर में भोले बाबा के भजन गब्बा दिए, जय माता दी के भजन गब्बा दिए। गुलशन कुमार की हत्या करा दी और फिर अल्लाह अकबर शुरू हो गया बॉलीवुड में। उसके बाद से कहाँ भजन वजन सुना आपने कभी? मंदाकिनी का नाम सुना होगा ना, राम तेरी गंगा मैली वाली, राज कपूर की। दाऊद को पसंद आ गई थी, दाऊद की हो गई सारी जिंदगी, दाऊद की रखैल होके ही रही वो, किसी ने विरोध ना किया। अच्छा, आगे सुनाता हूँ। अनीता यूब का नाम सुना आपने? खूबसूरत लड़की थी वो, हीरोइन बनना चाहती थी और ब्यूटी कंपटीशन सब में जाती थी। दाऊद को पसंद आ गई थी। एक जावेद सिद्दीकी का प्रोड्यूसर था, उसे दाऊद ने कहा था कि भैया इसको हीरोइन बनाओ, उसने मना किया तो उसने गोली मार दी। कोल्ड ब्लड मर्डर। ये जब दाऊद बॉलीवुड पे कब्जा किया ना, तो बहुत से इसके साथी दोस्त लोग थे जो इसके विचारधारा के थे, तो इसके हो गए, लेकिन बहुतों की फटी भी। वो गुलामी करने के लिए दाऊद का साथ देने लग गए। जैसे कपूर एंड फैमिली, अनिल कपूर को तो देखा ही होगा आपने क्रिकेट मैच में। ये वैसे लोगों को थ्रेट भी मिलता रहा, बोनी कपूर सबको दाऊद से,
लेकिन बताइए कि दुबई में श्रीदेवी ने आत्महत्या कर ली या उनकी एक्सीडेंटल डेथ हो गई, बाथटब में डूब के, अरे भाई बाथटब 10 फीट गहरा होता है क्या, कोई डूब जाए उसमें लेट भी जाओ, पूरा पानी में डाल दो तो नाक बाहर रहता है भाई। दाऊद का प्रभाव ऐसा था कि या तो डर से या मन से बॉलीवुड उनके इशारों पे नाचने लगा था। ये अपना गोविंदा, इसे भी लगा कि इसका पिछवाड़ा लाल कर देगा, दाऊद चले गया उसके हरम में, उसके महफिल में नाच गाना करने। और ये जो इंडिया टीवी वाले हैं ना, रजत शर्मा, जब उन्होंने उसकी खिंचाई करी तो फिर देने लगा सफाई कि भैया सेट पे तरतर गोली चलने लगती थी, कोई क्या करता जाना पड़ता था, और हमने सारी बातें सोनिया गांधी को बनाई थी, तब उन्होंने मुझे टिकट दिया था और मैं एमपी बना था। तो ये हाल था बॉलीवुड का। जब बॉलीवुड में दाऊद की एंट्री हुई और अंडरवर्ल्ड टॉप पे गया, तो वही वो पीरियड था जब ये सलीम जावेद की जोड़ी बाहर निकल के आई। सलीम जावेद पटकथा लिखने वाले, सलीम सलमान खान के बाप। इन लोगों ने क्या किया पता है आपको? उसी समय हाँ कादर खान थे डायलॉग लिखने वाले, और अमिताभ इंदिरा गांधी से संबंध रखने वाले, राजीव गांधी के दोस्त। 10-12 फिल्में फ्लॉप हो गई, फिर भी इन्हें फिल्में मिलती रही, जंजीर हिट हुई और रातों रात ये महानायक बन गए, आज तक हैं। इन लोगों ने भी कमाल की अपनी हैसियत दिखाई है बॉलीवुड के ऊपर, या फिर गुलामी की है, ये कह लीजिए। और ये बताइए बॉलीवुड की सत्ता पे किस कदर काबिज थे लोग। बॉलीवुड के साथ साथ सरकार की सत्ता पे भी काबिज थे कि एक सलमान खान जैसा नायक जो पर्दे का हीरो है, वो सड़क पे सोए हुए लोगों को कुचल देता है, और 18-20 साल के बाद भी मुंबई पुलिस ये साबित नहीं कर पाती है कि वो ड्राइवर सलमान खान था या कोई और था। सलमान खान की गाड़ी कौन चला रहा था? ड्राइवर चला रहा था कि सलमान खान चल रहा था? ये साबित नहीं कर पाया। केस मुकदमा चल रहा है ना उसका, हिरन वाला, आज तक जेल हुई उसको। पर्दे पे तो उन्होंने एक भी किसिंग सीन नहीं दिया सलमान खान ने, लेकिन पर्दे के पीछे कितना बड़ा ठरकी है वो पूरी दुनिया जानती है। आपको इस शो के अंत में एक 10 मिनट का क्लिप दिखाएंगे, आप समझ लेंगे कि सलमान खान ने किसको किस हद तक पागल कर दिया हुआ है। ये आजकल एक वामपंथी डायरेक्टर होकर घूम रहा है, अनुराग कश्यप। उसकी एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ कि वो एक तेरे नाम फिल्म आई थी सलमान खान की, उसको रीराइट कर रहा था, बाद में बोला कि भैया तू ही इसको डायरेक्ट कर ले। तो इसने कहा कि ये तो यूपी बैकग्राउंड की कहानी है। इसने सलमान खान को कह दिया भैया तेरे को सीने में बाल उगाने होंगे। सलमान खान तो कुछ नहीं बोला। अगले दिन प्रोड्यूसर ने उसको बुलाया, अनुराग कश्यप को, भरी हुई ग्लास पानी वाली चेहरे पे मारे, बहुत भद्दी सी गाली दी, बोला चल भाग यहाँ से, सलमान खान के सीने पे बाल उगाने वाला है तू, कुत्ते। अब उसने अपनी मेहनत से कुछ फिल्में बना ली है, तो वो उस विचारधारा को लेके आया जिसने इसको डंडा किया, जिसने इसकी मिट्टी पलीत करी। स्वाभिमान नाम की भी चीज़ होती है नहीं इन लोगों के पास, लगता है। तभी तो बॉलीवुड की सत्ता ऐसे हाथों में है जो इनकी मिट्टी पलीत करता है, जो औरतों को नोचता है, खसोटता है। ये किसी का नाम अगर बॉलीवुड में होता है तो इसीलिए होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है। काम तो किसी को देना ही है, चलो इसको दे दो। और जब आदमी हिट हो जाता है, नाम प्रसिद्धि मिल जाती है, दौलत मिल जाती है, तो वो जो पिछले कंप्रोमाइजेस हैं वो भी भूल जाता है। आपको बताऊं, ये जो करण जौहर है, खुल के कहता है मैं गांडू हूँ, ऑल इंडिया बकचोद जैसे शो में अपने पोस्टर बताता है। जरा सोचिए, उसको कोई हीरो पसंद आता है तो उसके सामने वो नंगा होता होगा, उसे नंगा करता होगा। वहाँ की औरतों की क्या दुर्दशा होती रही है मुंबई में कास्टिंग काउच के नाम पे। एक छोटी सी बात और बताता हूँ, चरित्र कैसा है इन लोगों का, अंदर से चरित्र कैसा ही बताता हूँ। ये बिग बॉस था ना, ये बिग बॉस में सलमान खान जो एंकर करता था, बिग बॉस वालों ने सनी लियोनी को बुलाया था बिग बॉस में कंटेस्टेंट। वहाँ महेश भट्ट आए थे मिलने उससे। रातों रात हिंदुस्तान को बता दिया था कि एडल्ट स्टार क्या होता है, पॉर्न स्टार क्या होता है। ये तो चरित्र है इन लोगों का। लोगों के ड्राइंग रूम तक में पॉर्न स्टार घुसा दिए थे। और ये बुढ़ा ठड़की महेश भट्ट, आपको पता है जिया खान के साथ इसकी तस्वीर कैसी है, जरा देखिए। ये जिया खान, ये आदित्य पंचोली का बेटा सूरज पंचोली के साथ रिलेशनशिप में थी और उसकी हत्या हो गई थी, जिसे आत्महत्या कहा गया था।
यही बुढ़ा ठरकी महेश भट्ट, रिया के साथ इसकी तस्वीरें देखिए कैसी हैं। और रिया ने अपने रिलेशनशिप डेवलप कर लिए थे सुशांत के साथ। सुशांत की हत्या हो गई, जिसे पूरा बॉलीवुड के लोग और मुंबई पुलिस, मुंबई सरकार, महाराष्ट्र की सरकार आत्महत्या साबित करने पे लगी हुई है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ये जो पंचोली है ना, उसके बाप का संबंध, आदित्य पंचोली का संबंध अंडरवर्ल्ड से है, तो जिया मारी गई और महेश भट्ट की घूरगी रही हुई रिया, पूरा बॉलीवुड उसके साथ है, सरकार साथ है, सुशांत की हत्या हो गई। जी हाँ, बॉलीवुड का मतलब ही है आज की तारीख में कैरेक्टर लेस वुड, जहाँ चरित्र, जहाँ संस्कार नहीं है, पैसे के लिए कोई भी कुछ भी कर सकता है, यही है बॉलीवुड। इस बात को समझना पड़ेगा ना। ये वही आदित्य पंचोली है जिसने कंगना को कैप्टिव बना कर रखा था, बंदी बना कर रखा था। आज वो इतनी बड़ी हीरोइन है, अगर वो खुद को इस आदित्य पंचोली के चंगुल से आज़ाद नहीं करती तो जिया खान की तरह कहीं मर गई होती, मार दी गई होती। सुशांत की इससे पहले जो मैनेजर थी दिशा कल्याण, उसे भी आत्महत्या करार दे दिया। कहता है कि वो ऊपर से 14वीं मंजिल से गिर के मर गई थी। उसमें भी इसका नाम आ रहा है, ये जो आदित्य पंचोली का बेटा सूरज पंचोली का नाम आ रहा है सोशल मीडिया पे। जांच तो हो। बात इतनी सी है कि बॉलीवुड का कैरेक्टर ये लूट खसोट नोच वाला हो चुका है। वहाँ आपको जब काम मिलता है ना, तब तक आपको भी उसका हिस्सा बना दिया जाता है, संवेदना खत्म कर दी जाती है, हो जाती है, कोई किसी का नहीं रहता। कसाई खाना हो गया है। मरे हुए लोग कभी बोलते हैं, जिनका जमीर बिक गया है वो बोलते हैं, जो डरे हुए हैं कभी बोलते हैं, जो वो चाहते हैं कि वो व्यवस्था बनी रहे वो कभी आवाज़ उठाएंगे। ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में एक सितारा उभरा, चमका, अपनी विद्वता से, अपने टैलेंट से, अपनी प्रखरता से। न वो शाहरुख खान था, न वो सलमान खान था, न वो संजय दत्त था, न वो वरुण धवन था। वो एक दमदार, ताकतवर, टैलेंटेड, मेधावी, जमीन से आसमान तक की नॉलेज रखने वाला सुशांत सिंह राजपूत था। उसे तो मरना ही था भाई। अब जब मर गया है तो उसे आत्महत्या करार करना ही है। आपको पता है जब संजय दत्त जो ग्रुपादी था, वो जब जेल में था पहली बार 1993 के आसपास, जब उसको पकड़ के ले गए थे, तो उसके सपोर्ट में शाहरुख खान, सलमान खान, वो अक्षय कुमार, जो भी ताजा तरीन हीरो थे, सब फोटो लेके से खड़े थे। किसी ने सुशांत सिंह राजपूत के बारे में आवाज़ उठाई? अक्षय कुमार का एक वीडियो देखा था, बता रहे हैं कि भैया आत्महत्या न करो, ये बहुत बुरी बात है। सालाना 8 लाख लोगों को आत्महत्या की है कह के सल्टा दिया जाता है, जबकि हत्या होती है। ये अपनी अनुपमा पाठक क्या आसमान से उतर के आई थी, जो बॉलीवुड बकस देता। भोजपुरी फिल्म करती थी, बाद में मैथिली फिल्मों में आई। गूगल उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहता है, लेकिन उनका तो लाइव है ना, उन्होंने डेथ नोट लिखा है ना। वो कमीना झा उनका स्कूटी लेके चला गया, अपना ही रहा होगा ना, जान पहचान का रहा होगा ना। एक प्रोडक्शन वाला 10,000 रुपये मार लिए, लेकिन ये सब कोई क्या मौत का कारण बनता है? इतनी जद्दोजहद कर जीने वाली महिला क्या महज एक स्कूटी और 10,000 रुपये के लिए आत्महत्या कर लेगी? जनाब ABP पे मैंने एक देखा, यूट्यूब पे है, देख लेना। एक महिला कह रही है कि उसका घर वाला जो है ना बकरा ईद था और वो बहुत थका हुआ था, आके सो गया था, पानी नहीं आ रही थी, सुबह में पानी आना था। और ये अनुपमा जी कहीं बाहर गई थी, वहाँ से आई थी 3 बजे रात में। अनुपमा जी ने उस आदमी को फ़ोन किया जिसकी घरवाली इंटरव्यू दे रही है, मंगलसूत्र पहने हुई, सिंदूर लगाई हुई है, कह रहा है कि घर वाला जो है बकरा ईद में कहीं व्यस्त था। तो 3 बजे जब अनुपमा जी ने फ़ोन किया तो उसने फ़ोन उठाया नहीं। 5 बजे उसकी नींद खुली तो उसने एक बार नहीं 5 बार फ़ोन किया, अनुपमा जी ने नहीं उठाई, तो देखा तक कि वो लटकी पड़ी हैं। साहब ये तो कोई पॉलिटिकल मुद्दा भी नहीं है। पुलिस उस बंदे को
ज़रा सेक दे तो सारी बातें पता हो जाए ना, हकीकत क्या थी। ये समीर शर्मा बड़ा एक्टर हो गया था टेलीविज़न का, हंसी तो फंसी फिल्में भी करी थी। उसका एक वीडियो आया है भाई साहब, जिसमें वो कह रहा है कि उसके सारे बिलोंगिंग छीन लिए हैं, उसके कपड़े, उसके जूते, उसकी घड़ियाँ। और ड्यूरिंग शूट जबकि कर रहा है तो वो कह रहा है कि ये मोबाइल भी तेरा लूँगा मैं। हमें लगा कि शायद कोई ऑडिशन का ये क्लिप होगा, लेकिन उसके बाद उसकी हत्या हो गई थी। वो तो सच बोल रहा था भाई, और उसे भी मुंबई पुलिस ने कह दिया कि आत्महत्या है। हाँ मैं दे रहा हूँ शर्ट, वो तो मैंने ऐसी ही डाली हुई है, बनियान पे ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, दे रहा हूँ मैं शर्ट, ऐसी डाली हुई है, दे रहा हूँ पक्का पक्का पक्का। So yeah, they took my shirt, my pant, shoes, bag. Only thing I'm left with now is this mobile, which is a good thing. मोबाइल भी चाहिए। अच्छा 1 मिनट, मैं ज़रा ये वीडियो रिकॉर्ड करके देता हूँ आपको। Just give me 1 second. It's okay. Happens, you know. I'm always happy to help the clients. At least, you know, that's where the work comes from. So, absolutely fine. Nothing wrong with that. Nothing wrong with that. I'll give them my stuff and I'll go. ये कौन सा बॉलीवुड है भाई, जो लोगों को खाया जा रहा है? ये कौन सी व्यवस्था है जो मारे जा रही है? ये कौन सी सरकार है जो हर हत्या को आत्महत्या कहती जा रही है? ये समीर शर्मा 2 करोड़ का एसेट था, महिंद्रा गाड़ी चलाता था वो 17 लाख की। क्यों आत्महत्या करेगा भाई वो? मोटिव ना देखें लोग। कोरोना आ गया, कोई काम नहीं है, जिंदगी में क्या करेंगे? मुंबई में एक लड़की थी प्रेक्षा मेहता, जयपुर की थी, जयपुर आई, वहाँ उसने आत्महत्या कर ली। सेजल शर्मा ने आत्महत्या कर ली। ये मनमीत ग्रेवाल ने आत्महत्या कर ली। ये सरदार बताइए, ये सब जनवरी से लेकर अब तक की घटना बता रहा हूँ। मुंबई ने जो लोगों को खाए हैं, ये सब के सब हत्या हैं भाई साहब। मैं एक छोटी बात कहना चाहता हूँ कि साथ रहना सीखना होगा। एक प्रोफेशन में कुछ लोगों को साथ रहना सीखना होगा, एक दूसरे का साथ देना होगा। अगर बीमार हैं तो तुरंत उठा के हॉस्पिटल ले जाना होगा, वो भी सरकारी हॉस्पिटल जहाँ पैसे नहीं लगते। खून तो अपने बॉडी में हम दे सकते हैं ना। संवेदना लेकर ही जीना होगा। और कोई व्यवस्था, कोई बॉलीवुड, कोई हॉलीवुड, कोई मैथिली सिनेमा हो, चाहे आने वाले भोजपुरी सिनेमा हो, कोई वहाँ इतना ताकतवर न बने कि वो जूतों के नीचे रौंद सके, अपनी चला सके, वो कसाई खाना बन जाए, वो कोई शहर, वो कोई नगर, कोई इंडस्ट्री न रहे। इस बात को भी ध्यान रखना होगा। जिंदा रहने की ताकत बटोरिए, साथ रहने की, साथ चलने की, साथ जीने की, साथ सपने को साकार करने की। नहीं तो ये मुंबई के लोग, कमेंट बॉक्स में कुछ ऐसे भी लोग आएंगे जिन्हें हमारी बातों से बहुत ज़्यादा एतराज़ होगा, अब बहुत उल्टा पुल्टा बकेंगे भी। आपसे उम्मीद है, आपसे दरख्वास्त है कि ऐसे कमेंट्स का जवाब भी दिया कीजिए। अगर आप समझते हैं जो कुछ मैंने कहा है वो ठीक है तो। जय हिंद।